जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी सर। जी, चले ठीक हो गया जी। कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, पाक भारत जंग 1971। क्या आपने उसको कल पढ़ा था? जी, आपको जो असाइनमेंट कल दी थी, क्या आपने उसको पढ़ा था कल? हनीफ खान, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, बाकी लोगों को आवाज़ नहीं आ रही? सर आवाज आ रही है, मैं तो नहीं पढ़ सका, बाकियों का नहीं पता सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वाह सलाम। हनीफ खान, होश में आ जाओ यार, आप उठ जाओ। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों ने नहीं किया होगा तैयार, तो टॉपिक को हम मेरा इरादा था कि ये आप कवर कर लेते, अगला मैं करवा देता, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं इसको थारोली आपको खुद ही करवा दूं। तो पाक भारत जंग से पहले मशरकी पाकिस्तान की जो अलहदगी थी, उसके क्या असबाब थे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान क्यों पैदा हुआ, मशरकी पाकिस्तान, और इंडिया का इसमें क्या रोल रहा। इसके अलावा 1971 की जो जंग थी उसमें नताइज क्या रहे थे, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान दो थे, एक मशरकी पाकिस्तान, एक मगरबी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया, और मगरबी पाकिस्तान जो आज का हमारा मौजूदा पाकिस्तान है, और इनके दरमियान 1000 मील से जायद का फासला था दोनों पाकिस्तान के अंदर। मशरकी पाकिस्तान प्लस मगरबी पाकिस्तान। और जियोग्राफिकली इसमें कितना फासला था, क्योंकि इलाका सेम नहीं था। जिस तरह पाकिस्तान है, इसके साथ जैसे अफगानिस्तान है, ईरान है, ऐसे नहीं था मशरकी पाकिस्तान। हमारे दरमियान मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान 1000 मील का फासला था। इंडिया दरमियान में आ जाता था, और दूसरा रास्ता था साहिल समुद्र का। बल्कि मेन रास्ता तो लगता ही नहीं था। जो जमीनी रास्ता था ये नहीं था। एक चीज ध्यान में रखें, जमीनी रास्ता हमारा बिल्कुल कट ऑफ था। हमारा मशरकी पाकिस्तान से सिर्फ साहिली समुद्र के जरिए रास्ता था, या हवाई जहाज के जरिए। तो 1000 मील से जायद का फासला था दोनों के दरमियान। क्लियर हो गया जी? 1000 मील से भी जायद का फासला। और एक चीज ये भी ध्यान में रखें कि जो बांग्लादेश है, मशरकी पाकिस्तान था, वो उस वक्त जो उसकी सराउंडिंग थी, वो सारा इंडिया के इलाका था। वो सारा इंडिया के, जैसे कि ये इंडिया का अगर मैप आप बना लें, इस तरह का इंडिया का मैप है, तो ये पूरा इलाका यहाँ तक, ये पूरा जो है ये मशरकी बंगाल था। तो ये मशरकी पाकिस्तान और दरमियान में पूरा ये इलाका इंडिया का था, और ये पाकिस्तान आ जाता है। ये ये पाकिस्तान, ये इंडिया, और यहाँ है जी मशरकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा बांग्लादेश की पट्टी थी। और इधर भी उसकी रियासत सिक्किम वगैरह थी इंडिया की, और साथ यूपी और सीपी, बिहार जो है वो भी बांग्लादेश के साथ लगता था। यानी कि आप इमेजिन करें कि सारा इलाका इंडिया के अंदर था, और यहाँ हमारा सिर्फ यहाँ थाईली समुद्र के जरिए, ये समुद्र है जी, पहला है अरब, इसके जरिए पूरा रास्ता था, और कोई रास्ता नहीं था, या फिजाई रास्ता था। यहाँ से उड़ के था सीधा इंडिया के रास्ते से ऊपर उड़ता हुआ बांग्लादेश चला जाता था।
इसके अलावा बांग्लादेश में एक चीज याद रखेंगे, जो तहरीक पाकिस्तान है, मुस्लिम लीग का क्याम है, वो बांग्लादेश से ही हुआ था। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान जो थे 1906 में मुस्लिम लीग बनी, वो बंगाली ही थे। बंगालियों ने बहुत सारी कुर्बानी दी थी मुस्लिम पाकिस्तान को बनाने के लिए और मुस्लिम लीग के लिए। इसीलिए जब पाकिस्तान बना तो दो पाकिस्तान बने, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। लेकिन इनकी सकाफत, इनके कल्चर, इनके तमद्दन, इनकी बोली, लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फर्क था। एक चीज याद रखिए, वहाँ बंगाली थी, उनका कल्चर हमारा कल्चर, उनके रहन सहन, आदत और अतवार वगैरह वो हमसे बहुत मुख्तलिफ थे मगरबी पाकिस्तान से। इसके अलावा सबसे जो पहली दरार पड़ी वो थी मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहली तलखी हुई वो थी जुबान में। अब इसके मुहर्रिकात असबाब बयान करते हैं कि किस तरह ये जो है मशरकी पाकिस्तान ये यकदम अचानक हमसे लैला नहीं हुआ, इसके लिए टाइम लगता है। वो कहते हैं हादसा यकदम रूनुमा नहीं होता, उसके पीछे भी कई बरसों का पीरियड होता है, वो पिन पड़े होते हैं मामला। इसी तरह मशरकी पाकिस्तान में भी बहुत सारे मामला ऐसे थे, बहुत सारी तलखियाँ, एहसास महरूमियाँ थी, जिसकी वजह से वो लावा बन गई और वो लावा फटा 1971 में। पहली जो तलखी थी वो जुबान पे, बंगाली जुबान पर थी। सबसे पहले 1948 में एक हिंदू जो बंगाली पार्लियामेंट का रुकन था, सूबाई पार्लियामेंट का, उसने सूबाई असेंबली के अंदर एक तहरीर जमा करवा दी, करारदाद पेश कर दी कि बंगाली को कौमी जुबान का दर्जा दिया जाए। फरवरी 1948 में, याद रखें जी, सबसे पहले कब छिड़ा मामला? फरवरी 1948 में हिंदू बंगाली अरकान ने रुकन सूबाई असेंबली ने एक करारदाद पेश की, एक करारदाद पेश की। कहाँ पेश की थी? असेंबली में, कि बंगाली को कौमी जुबान बनाया जाए, बंगाली को कौमी जुबान का दर्जा दिया जाए। अब जब ये बात हुई तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन उस वक्त वजीर आला थे मशरकी पाकिस्तान के, उन्होंने इसकी बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके कई जो दूसरे मुतालबात थे वो मंजूर किए, लेकिन जो जुबान वाला था वो मुतालबा नहीं कबूल किया। ये देखते हुए एजुकेशन शुरू हो गया। जो बंगाल के तलबा थे, तलबा तहरीक थी, उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी के 2 तालिब इल्मों ने एहतजाज किया, ज्यादा किया, लेकिन जब पुलिस आ गई, पुलिस ने एहतजाज को रोकने की कोशिश की तो 2 बंगाली तलबा मर गए, यानी कि शहीद हो गए, मर गए उस एहतजाज के दौरान, जो बंगाली को कौमी जुबान बनाने के लिए। अब जो 2 तलबा शहीद हो गए तो ये एजुकेशन पूरे मुल्क में, यानी कि पूरे मशरकी पाकिस्तान में फैल गया। और मार्च 1948 को कायदे आज़म ने विजन किया बंगाल का, मशरकी पाकिस्तान का। ये भी याद रखेंगे कायदे आज़म ने कब विजन किया था, अक्सर पेपर में पूछ भी सकता है। मार्च 1948 को कायदे आज़म ने मशरकी पाकिस्तान का दौरा किया, और जब आपने दौरा किया तो आपने एक इज्तिमा में, एक जलसे में ये बात कही कि पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू होगी। आपको सूबाइयत और लसानियत की लहर से बचना चाहिए, शर्पसंदों से बचना चाहिए। कायदे आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि कौमी जुबान क्या होगी जी? कौमी जुबान सिर्फ उर्दू होगी, सिर्फ उर्दू होगी। जब कायदे आज़म ने ये खिताब किया मशरकी पाकिस्तान में जाकर तो लोग कुछ हद तक मुतमिन हो गए, लेकिन
वो जो 2 तलबा मारे गए थे तहरीक के दौरान, उनका हर साल जो था वो मनाया जाता, उनकी यादगार, उनके याद के तौर पर हर साल मनाया जाता और उनको ज़हन में रखा जाता कि ये जो तलबा थे ये बंगाली जुबान की वजह से मरे थे। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है जी एहसास महरूमी। दूसरा पॉइंट है एहसास महरूमी। जी एहसास महरूमी से मुराद ये है कि जब पहली पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली बनी तो उसमें बंगाल का हिस्सा बहुत थोड़ा था, एक चीज। और इवन के जो लियाकत अली खान थे और सैयद इश्तियाक हुसैन कुरैशी, जिन्होंने एक बड़ी अच्छी बुक भी लिखी हुई है पाकिस्तान पे, तो वो जो दोनों थे बांग्लादेश की जो एक असेंबली थी वहां से मुंतखब होकर आए थे। याद रखें, लियाकत अली खान और सैयद इश्तियाक हुसैन कुरैशी एक बंगाल की असेंबली से मुंतखब होकर आए थे और बंगाली उन्हें अपना मुंतखब नुमाइंदा नहीं समझते थे। एक चीज याद रखिए, बंगाली उन्हें अपना मुंतखब नुमाइंदा नहीं समझते थे। इसके अलावा उनके हिसाब से महरूमी क्या हुआ कि 1956 में तो पैरिटी का मुतारफ करवा दिया मोहम्मद अली बोगरा ने कि एक जितनी सीटें जितनी मगरबी पाकिस्तान में उतनी ही मशरकी पाकिस्तान में। लेकिन जब अयूब खान का दौर आया तो अयूब खान की जो कैबिनेट थी उसके तकरीबन उसने 4 दफा कैबिनेट बनाई, तो उसमें 56 वज़रा थे और उसमें से 22 वज़रा जो थे वो बंगाल से तल्लुक़ रखते थे, यानी कि मशरकी पाकिस्तान से तल्लुक़ रखते थे। इसलिए बंगालियों के अंदर ये भी बहुत ज़्यादा एहसास महरूमी था कि हमें वजारत में नहीं लिया जाता, हमारे लोगों को वजारत में नहीं लिया जाता, कम तादाद में है। याद रखें, अयूब खान के दौर में 56 वज़रा, यानी कि उसकी जितनी भी 60 से लेकर 58 से लेकर 60 तक, 60 से लेकर 65 तक, फिर 65 से 59 तक, 69 तक जितनी भी उसकी कैबिनेट रही है, 4 दफा उसने कैबिनेट बनाई और उसमें कुल कितने वज़रा थे? 56 वज़रा थे, जिसमें से 22 सिर्फ बंगाली थे, 22 बंगाली थे। और इसी तरह जनरल याहिया खान बने सदर पाकिस्तान, तो उन्होंने जो कैबिनेट बनाई वजारती कौंसल, वज़रा कौंसल, वो 11 थे, 11 में से सिर्फ 5 जो थे वो बंगाली थे। यहाँ तक नजर आ रहा है जी, इधर लिखते जी, यहाँ तक समझ आ गई है। बात को अभी करेंगे कि एहसास महरूमी था उनके अंदर, उनको वजारतों में नहीं लिया जाता, उनको कम तादाद में मशरकी पाकिस्तान वालों को कम तादाद में लिया जाता है, जबकि मगरबी पाकिस्तान वालों को ज्यादा तादाद में रखा जाता है। उसके बाद आ जाती है 1965 की जंग। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है कि जब पाक भारत जंग होती है 1965 में, तो पूरे बांग्लादेश यानी कि पूरा मशरकी पाकिस्तान में सिर्फ एक डिवीजन फौज होती है जी, एक डिवीजन, याद रखिए, एक डिवीजन फौज होती है। और वो एक डिवीजन कितना बड़ा मुल्क है, अब बांग्लादेश या उस वक्त मशरकी पाकिस्तान, वहां सिर्फ एक डिवीजन फौज होती है। और जबकि मगरबी पाकिस्तान में क्योंकि वो हमला लाहौर पे करते हैं और बहुत ज्यादा शदीद हमला होता है इंडिया का, तो सारी जो फौजें थी ये पूरे मगरबी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए इधर सरतोड़ कोशिश कर रही थी। इसलिए उनमें ये एहसास महरूमी पैदा हो गया कि जो मशरकी पाकिस्तान है उसकी हिफाजत के लिए तो इतनी फौज नहीं है, तो क्या करेंगे। लेकिन खैर उधर भी जितनी फौज थी उन्होंने अच्छा मुकाबला किया इंडिया का,
और यहाँ भी पाकिस्तान में भी लाहौर में बहुत ज़्यादा मुकाबला हुआ, सियालकोट टोंडा के मुकाम पर यहाँ भी भारत ने जीत दिखाई। तो हमारे जो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने ये बयान दे दिया अखबार में कि जो मशरक़ी पाकिस्तान है उसको तो बचाया ही चाइना ने है, यानी कि अगर चाइना मदद ना करता, अगर चाइना ना होता तो जो मशरक़ी पाकिस्तान है इस पे इंडिया ने कब्जा कर लेना था। ये बात जब आम बंगालियों या आम आवाम को पता चली तो वो बहुत मायूसी फैल गई कि हमारी हिफाजत के लिए फौज ही नहीं है, तो हमारे जो इतने पैसे हैं टैक्सेस हैं वो किधर जाते हैं, क्या हम जो हमारे टैक्सेस हम पे ही खर्च नहीं हो सकते। इसलिए उनमें ये भी महरूमी था, एक एहसास था। इसके अलावा मुजीबुर रहमान के मुजीबुर रहमान से पहले हम समझते हैं कि कुछ पावर्स थी, सुपर पावर्स, उनका भी सुपर पावर्स का किरदार, सुपर पावर से मुराद यहाँ है कि अमेरिका, रशिया, इंडिया, इन्होंने गठजोड़ किया कि बांग्लादेश को, सॉरी मशरकी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। और क्योंकि जो 1965 की जंग में इंडिया ने शिकस्त खाई थी तो उसको ये दुख था, तो उसने रशिया से 20 साल मुआहदा किया 20 साल फौजी साजो सामान का एक मुआहदा किया, जिसमें 20 साल तक फौजी साजो सामान देना था रशिया ने। इसके अलावा रशिया, क्योंकि इंडिया में वो पूरा इंडिया के सराउंडिंग घिरा हुआ था बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान, इसलिए वो कभी भी इसको तस्लीम नहीं करता था। वो चाहता था कि मैं अखंड भारत, यानी कि इकट्ठा भारत, यूनियन भारत, एक भारत हो, इसलिए वो इसको कैप्चर करना, हासिल करना चाहता था। तो उसने रशिया के साथ मिलकर ये प्लानिंग की कि पाकिस्तान का हिस्सा अलग कर दिया जाए। इसमें जो रशिया के सफीर थे वो धान मंडी में मुजीबुर रहमान से बड़ी मुलाकातें करते थे। धान मंडी जहाँ मुजीबुर रहमान रहते थे ढाका के अंदर, वहाँ बहुत सारी मुलाकातें की। इसके अलावा जोसेफ लैंड जो अमेरिका के सफीर थे, उन्होंने भी मुजीबुर रहमान से काफ़ी मुलाकातें की और वो भी चाहते थे कि किसी तरह ये पाकिस्तान से अलग हो जाए। इसलिए सुपर पावर्स का भी इसमें किरदार है इंडिया के साथ साथ। इसके अलावा आ जाते हैं जी इंडिया का किरदार। इंडिया का किरदार ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1965 की जंग के हारने के बाद उसको शदीद एहसास हुआ कि अब मैं पाकिस्तान से बदला लूँ। और उसको क्या था कि सबसे अच्छा बदला ये हो सकता है कि जो मशरकी पाकिस्तान है, क्योंकि ये सारा इंडिया के इलाकों से घिरा हुआ है, यहाँ पे कब्जा करना, इसको तोड़ना बहुत ईजी है। इसलिए उसने प्लानिंग शुरू कर दी। उसने मक्की बाहिनी जो एक गुरीले थे, गुरीला फौज तैयार की, बांग्लादेशियों को, एलएनसी पसंदों को उसने इंडिया बुलाकर अपनी कैंपों में ट्रेनिंग दिलाई फौजी, और उनको बहुत सारे असला और साजो सामान दिया। इसीलिए इंडिया का भी इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। इसके अलावा आ जाते हैं जी मुजीबुर रहमान के 6 नुकात। क्या किसी को मुजीबुर रहमान के 6 नुकात याद हैं तो बता सकता है? जी मेरी बात सुन रहे हैं आप जी? सर एक दो पॉइंट याद है सर कि जो फेडरल गवर्नमेंट होगी उसके पास एक दो शोबे होंगे अहम, जैसे दिफा वगैरह है, खारजा वगैरह है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये अल्लाह करे आप जो है ना क्लियर कर जाए ये रिटन टेस्ट, उसके बाद ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के दौरान।
जब आप पीपीएससी की इंटरव्यू देने जाएंगे तो हाँ आपसे पूछा जा सकता है कि मुजीबुर रहमान के कोई से दो नुकात सुना दें या कोई से दो नुकात बता दें, तो फिर आपको याद होना जरूरी है। ये आप बाद में भी कर सकते हैं, अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से कि पहले जो है वफाकी पार्लिमानी निज़ाम को, वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हो, और जो कौमी असम्बली के मेंबर्स को इलेक्ट करने का तरीका है वो डायरेक्ट हो। कौमी असम्बली के मुंतखब करने का तरीका डायरेक्ट हो, बिल वास्ता हो या बिला वास्ता हो, एक लफ्ज़ यूज करते हैं हम उर्दू में। डायरेक्ट मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, यानी कि वोट के जरिए वन मैन वन वोट के जरिए हो, एक आदमी खुद ही चूज करे। जैसे हम जो है अपनी कौमी असम्बली के मेंबर चूज करते हैं, हमारे हल्के में जो भी खड़ा होता है हम वोट डालते हैं, हमारे वोट के जरिए ही वो कौमी मेंबर बनता है, एमएलए बनता है। इसी तरह उसका पहला ये था कि वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हो और जो अरकान हैं कौमी असम्बली के वो डायरेक्ट मुंतखब हो अवाम के वोट के जरिए से। उसके बाद है जी दूसरा उसका पॉइंट ये था कि अलग अलग करेंसी हो दोनों मुल्कों में, दोनों हिस्सों में, दोनों मुल्क की चाहे दोनों हिस्सों में लिख दें, क्योंकि पाकिस्तान तो एक ही था, नाम से ले रहे थे। अब वो कहता है कि मुजीबुर रहमान के अलग अलग करेंसी हो, मशरकी पाकिस्तान की करेंसी अलग हो और मगरबी पाकिस्तान की करेंसी अलग हो, यानी कि करेंसी अलग अलग हो, दोनों हिस्सों में जो करेंसी है वो अलग अलग हो। अगर एक ही करेंसी राइज करनी है तो मगरबी पाकिस्तान में जो करेंसी हमारी जाती है, हमारा ज़र मुबादला जाता है, उसको रोका जाए। यानी कि हमारे मुल्क की करेंसी मशरकी पाकिस्तान की करेंसी मगरबी पाकिस्तान में जाने से, ज़र मुबादला जाने से रोका जाए। इस तरह को मैकेनिज्म होना चाहिए कि हमारी करेंसी उधर ना जाए। तीसरा उसका पॉइंट था टैक्स लगाने का हक सूबों को दिया जाए। यानी कि दो सूबे थे, ये भी याद रखें कि उसमें सिर्फ वानी यूनिट था, मगरबी पाकिस्तान वानी यूनिट और मशरकी पाकिस्तान वानी यूनिट, यानी वो भी एक सूबा और ये भी एक सूबा। इसलिए वो कहते हैं टैक्स लगाने का हक सूबों को दिया जाए और टैक्स से जो पैसा हासिल हो उसमें मरकजी गवर्नमेंट जो वफाकी गवर्नमेंट है उसका एक तनासब मुकर्रर किया जाए। टैक्स से हासिल होने वाले पैसे का, टैक्स से हासिल होने वाली रकम में से वफाकी हुकूमत का एक हिस्सा तनासब से मुकर्रर किया जाए। यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको अपने मामला चलाने के लिए आप 20%, 25% या 30% जितना एक हिस्सा मुकर्रर कर देते हैं वो दें। बाकी जितने भी टैक्सेस की आमदनी है ये दोनों सूबों में बांट दी जाए, मशरकी पाकिस्तान में और मगरबी पाकिस्तान में। ये इसका तीसरा पॉइंट था। उसके बाद वो कहते हैं जी चौथा पॉइंट
वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ दफा और अमूरे खारजा के महकमे हैं, अमूरे खारजा के महकमे हों, बाकी तमाम महकमे सूबों के सुपुर्द किए जाए, सूबों के सुपुर्द किए जाएं। चौथा पॉइंट, जैसे कि वफाकी हुकूमत में सिर्फ जो दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर है और अमूरे खारजा, सिर्फ दो महकमे उनके पास हों, बाकी जितने भी महकमे हैं वो किधर दे दिए जाएं, सूबों को। वो सूबे उनका खुद यूज करें, खुद इस्तेमाल करें, वो बाकी मरकजी हुकूमत के पास ना हो। अच्छा जी, पांचवा पॉइंट था कि ज़र मुबादला ज़र मुबादला पर दोनों सूबों का कंट्रोल हो, दोनों सूबों का कंट्रोल हो और सूबों को दूसरे मुल्कों से तिजारत करने की आज़ादी हासिल हो। ये इसका पांचवा पॉइंट था कि जो ज़र मुबादला है यहाँ पे दोनों सूबे ही उसको बांटें, उसको तकसीम करें और एक सूबे को, जैसे मशरकी पाकिस्तान है, उसको ज्यादा तो वो अमेरिका से ट्रेड करे, रशिया से करे, अफगानिस्तान से करे, यूरोप से करे, किसी भी मुल्क से, इसी तरह रुकावट ना हो उसको ये कर रहे हैं। और छठा जो पॉइंट था कि सूबाई हुकूमतों को कौमी सालमियत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलग फोर्स नीम मलेशिया बनाने की इजाज़त दी जाए। सूबों को कौमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नीम मलेशिया बनाने की आज़ादी हासिल हो, यानी कि वो फोर्स बना सकें, नीम फोर्स। जैसे एक आर्मी होती है और वो तो होगी परमानेंट फोर्स, एक रेंजर्स होगी, ये नीम फोर्स, और एक एफसी हो गई, ये भी नीम फोर्स होती है, ये मलेशिया होती है। आर्मी जो है सिर्फ वो है फोर्स, बाकी जितनी भी ये है रेंजर्स हो गई, एफसी हो गई, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, ये होती हैं नीम मलेशिया या नीम फोर्स। जैसे एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स ये भी उसमें शामिल है, एएसएफ। तो इस तरह हम कहते हैं सूबों को जी अपनी अपनी फोर्स रखने की भी इजाजत देनी चाहिए। ये थे मुजीबुर रहमान के जुमेनुबात, ये बड़े मशहूर है, इनके बारे में अब आपको पता चल गया है कि ये कौन से 6 नुकात कौन कौन से बयान किए हैं, और ये 1966 में उसने पेश किए हैं, याद रखिए 1966 में, फरवरी 1966, मेरा ख्याल है फरवरी या मार्च होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं, फरवरी 1966 है मेरा ख्याल है। फरवरी 1966 में उसने अपने मशहूर 6 नुकात पेश किए थे। जी यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको रेज कर दूं? जी सर कर दो। ठीक हो। सर फरवरी 1966 है सर। अब
आपकी बात ठीक है? जी सर 6 दिन बाद आपकी बात ठीक है, फरवरी 1963 में पेश हुए। जी जी। बस वो बात बात इतना पढ़ाते हैं, देश में ना गुड़ हो जाती है डेट अक्सर। हिस्ट्री का यही एक मसला है, हिस्ट्री पाकिस्तान स्टडी का, कि इसमें डेट बहुत ज्यादा है और बस थोड़ी सी ये आपस में गुड़ हो जाती है। अब बड़ा अहम एक और टॉपिक है जी इसी के अंदर, अगरतला साजिश। अगरतला साजिश, इसके बारे में किसी को पता है जी अगरतला साजिश क्या है? जी नहीं पता। सर शेख मुजीबुर रहमान ने मीटिंग की थी इंडिया के शहर अगरतला में इंडियन गवर्नमेंट के सरबराहान से। जी तो अगरतला ये बिल्कुल सही ये हो गया राज जी, फाश हो गया था। बिल्कुल सही है, सही आप कह रहे हैं। अगरतला इंडिया के अंदर एक इलाका है, इंडिया के एक शहर है अगरतला, और ये साजिश बड़ी मशहूर है। अगरतला केस आपने सुना होगा, अगरतला केस जिसमें मुजीबुर रहमान पकड़े गए थे और जेल में कैद थे। ये अगरतला साजिश या अगरतला केस ये है कि 1968 1968 में 1968 में ये भी याद रखेंगे, 1968 में अयूब खान दौरा करते हैं, मशरकी पाकिस्तान का दौरा करना होता है, तो उनको उनकी जो एजेंसीज हैं वो ये रिपोर्ट देती हैं कि जब आप दौरा करेंगे तो आप पर कातिलाना हमला होगा और आपको जान से मारने के भी चांसेस हैं। इसीलिए ये एक साजिश थी कि अयूब खान को जब वो मशरकी पाकिस्तान आए तो उसको कत्ल कर दिया जाए। तो ये साजिश बेनकाब होगी। इसके अलावा उसी दौरान ही ये साजिश उभर कर आई कि इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी ओझा, नाम याद रखें, इंडिया इंडियन फर्स्ट सेक्रेटरी, इंडियन फर्स्ट सेक्रेटरी, उसका नाम है जी ओझा। ये ओझा जो है ये मीटिंगें करते हैं बांग्लादेश में के मशरकी पाकिस्तान के जो लीडर हैं उनसे, ये और उनको जो अवामी लीग के लीडर थे उनको असला सप्लाई करते हैं, असला और बारूद, असला और बारूद देते हैं अलैदगी पसंदों को। ये इंडियन फर्स्ट सेक्रेटरी ओझा अवामी लीग के लीडरों से मिलकर जो मक्ती पानी या जो लड़की पसंद थे उनको ये असला और बारूद देते हैं, इंडियन असला, कि आप मशरकी पाकिस्तान में जाकर इंतशार फैलाओ, दहशत गर्दी करो, पाकिस्तानी फौजों को मारो, उस पर हमले करो और अपना मुल्क आजाद करवाओ, यानी कि मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाओ। इसके पीछे ये इंडिया की साजिश थी और इसका नाम था अगरतला साजिश, अगरतला केस। इसी में मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन ये चीज याद रखें कि मुजीबुर रहमान उस वक्त जेल में होते हैं जब ये साजिश हो रही होती है, क्योंकि वो कौमी लीग के बड़े लीडर थे, रहनुमा थे, इसलिए उनका नाम भी इसमें शामिल कर दिया जाता है। और यहीं से वो मुजीबुर रहमान एक हीरो की तरह उभर कर सामने आते हैं, बजाय इसके कि वो माशरे में जलील हो। मशरकी पाकिस्तान में मशरकी पाकिस्तान के लोग उनको अपना हीरो मान लेते हैं कि मुजीबुर रहमान तो बहुत बड़ा हमारा लीडर है, ये हमको मगरबी पाकिस्तान की ज्यादतियों से बचा रहा है, इसने हमको आजाद करवाना है मगरबी पाकिस्तान से। इसीलिए ये अगरतला साजिश केस में मुजीबुर रहमान को भी शामिल कर लिया जाता है और उसको कैद कर दिया जाता है। ये पहले कैद होता है और इसको ऐसे रहमान जो है जस्टिस ऐसे रहमान वो ट्रिब्यूनल बनाते हैं जिसमें मुजीबुर रहमान को कैद हो जाती है। और यहीं से ये हीरो बनकर उभरता है, लीडर बनकर उभरता है।
थी अगरतला साजिश केस, लेकिन कुछ दिनों के बाद 1969 में ये चीज याद रखेंगे, 1969 में अयूब खान जब गोल में कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो इसको अगरतला साजिश केस से निकाल दिया जाता है, इसको जेल से निकाल दिया जाता है। कब? 1969 में, फरवरी 1969 में गोल में कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है तो शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया जाता है। जी, यहाँ तक क्लियर होगी। अगरतला साजिश का भी पता चल गया। ये थी अगरतला साजिश कि इंडिया ने असला बारूद दिया था कि अपने जो गुरीले थे, जो अलर्जी के साथ थे, उनको कि वो हमले करें, पाकिस्तानी जो फौजें थी उन पर मुल्क के अंदर इंतशार फैलाएं, तकरीब कारी करें। ये टाइम रहेगा 2 मिनट, जिसके बाद ये हमारी 5 मिनट की और क्लास होगी। इसके बाद आ जाता है प्यारे का अगवा। प्यारे का सातवें पॉइंट पे, प्यारे का अगवा 30 जनवरी 1971 को जी, 30 जनवरी 1971 को कश्मीरी मुजाहिदीन जो होते हैं वो भारतीय प्यारा अगवा कर लेते हैं। वो उस प्यारे का नाम होता है जी गंगा। आपने सुना होगा मशहूर। 30 जनवरी 1971 को कश्मीरी मुजाहिदीन भारतीय प्यारा गंगा को अगवा करके लाहौर के हवाई अड्डे पर उतार लेते हैं। जी क्लियर हो गया जी। प्यारा साजिश केस, ये गंगा प्यारा था जो मुजाहिदीन, जो ये कश्मीरी मुजाहिदीन कहते हैं, लेकिन ये सारा ड्रामा इंडिया ने किया होता है और इंडिया इसकी पुष्ट पे होता है। बाद में पता चलता है ये इंडियन ही लोग थे, इंडियन एजेंसी के एहलकार थे जो मुजाहिदीन के बेस में थे, और गंगा प्यारा को अगवा करके लाहौर एयरपोर्ट पे उतार देते हैं। भुट्टो जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं और उनके मुतालबात को मानते हैं। लेकिन जो मुजाहिदीन होते हैं वो भारतीय प्यारे को नजरे आतिश कर देते हैं, उनको आग लगा देते हैं। जब आग लगा देते हैं तो भारत जो है वो पाकिस्तान पर दबाव डालता है और आलमी जो है कौंसल या दायरे वो भी पाकिस्तान को इसमें मुलव्वस समझते हैं। इसलिए भारत जो है डिमांड करता है कि अपने नुकसान की और नुकसान को उजाले करने के लिए पाकिस्तान से रुपए रकम का मुतालबा करता है। और जब रकम नहीं मिलती तो क्या करता है कि पाकिस्तानी जो हदूद होती है, फिजाई हदूद पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान जाने के लिए वो बंद कर देता है और नो एरिया, नो फ्लाई जोन करार दे दिया जाता है, जिसकी वजह से अब कोई भी वो कहता है मेरे इलाके में आपने प्यारा नहीं उड़ा कर ले जाना। जी वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे प्यारे का अगवा की, कि प्यारे का अगवा का बहाना बना के जो इंडिया है वो हमारी फजाई हदूद बंद कर देता है कि अब पाकिस्तान यूज नहीं कर सकता इंडिया की फजाई हदूद मशरकी पाकिस्तान जाने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा बैक रहा था पाकिस्तान के लिए कि इसने ये बहाना गंगा प्यारे के अगवा करके फजाई हदूद बंद कर दी। इसके साथ अब खून खराबा शुरू हो जाता है कि मशरकी पाकिस्तान के अंदर मार्च 1971 में मशरकी पाकिस्तान के अंदर खून खराबा शुरू हो जाता है, जलाओ घराव शुरू हो जाता है। मार्च 1971 में होता ये है कि जो मशरकी पाकिस्तान के लोग हैं यानी कि बंगाली, वो मुल्क में इंतशार फैला देते हैं, क्योंकि भुट्टो और मुजीबुर रहमान के दरमियान अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाता कि हुकूमत किसने बनानी है।
भुट्टो कहते हैं कि मैंने हुकूमत बनानी है, मैंने अपोजिशन में नहीं बैठना, जबकि मुजीबुर रहमान कहते हैं मेरी सीटें ज़्यादा हैं, 160 सीटें मैंने ली हैं, लिहाजा मुझे हुकूमत करनी दी जाए और मैं ही पाकिस्तान का आइन बनाऊंगा। भुट्टो ये बात तस्लीम नहीं करते, वो कहते हैं कि 160 सीटें इसकी हैं, मेरी 81 है, 81, अगर ये हुकूमत में बैठ गया तो ये पाकिस्तान का आइन बनाएगा और इसको सादा अक्सरियत हासिल होगी आइन के लिए, इसलिए मैं इसको किसी सूरत भी हुकूमत में नहीं बैठने दूंगा। और इसी तरह की खींचातानी शुरू हो जाती है सियासत के अंदर। इवन के वो कहता है जिसने भी मुझे आगे मिलना है, मुजीबुर रहमान कहता है कि ढाका में आगे मिले, याहिया खान पैगाम देते हैं कि इस्लामाबाद आगे मिलो, लेकिन वो कहते हैं जी जिसने आगे मिलना है ढाका आ जाए धान मंडी में। तो याहिया खान उधर चले जाते हैं और भुट्टो भी उनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन कोई भी बातचीत फाइनल नहीं होती। इसी तरह खून खराबा मुल्क के अंदर मशरकी पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाता है और जो बिहारी और मगरबी पाकिस्तान के लोग होते हैं, यानी जो गैर बंगाली होते हैं, उनका कत्लेआम शुरू हो जाता है, उनको मारने लग दिया जाता है कि उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं उनको फैक्ट्रियों के अंदर ही कत्ल कर दिया जाता है, यानी जो मगरबी पाकिस्तान से उधर गए होते हैं, मशरकी पाकिस्तान, उनको मार दिया जाता है। और इसके अलावा जो मुजीबुर रहमान पे पाकिस्तान का झंडा उतार के बांग्लादेश का झंडा लगा दिया जाता है। इसके अलावा वो कहते हैं जी टैक्स नहीं। जी, तो हम बात कर रहे थे जी फौजी एक्शन कब शुरू होता है, खून खराबे के बाद 23 मार्च 1971 को, जब मुजीबुर रहमान जो है ये पाकिस्तानी परचम को सलामी नहीं देते बल्कि बांग्लादेशी परचम को सलामी देते हैं और अब खुल्लम खुल्ला बांग्लादेश के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, तो पाकिस्तानी फौज जो है मगरबी पाकिस्तान ये हरकत में आ जाती है। जो याहिया खान है ये जाते ही जो जनरल टिका खान है उनको मशरकी पाकिस्तान का गवर्नर बना देते हैं जी, जनरल टिका खान। मार्च 1971 में जब उनको जनरल टिका खान को गवर्नर बना दिया जाता है, तो ये आते साथ ही क्या करते हैं कि जो अलैदगी पसंद होते हैं, तखरीबकार होते हैं, इंतशार फैलाने वाले होते हैं, उनका ये कत्लेआम शुरू कर देते हैं। जब उनका कत्लेआम शुरू हो जाता है तो उसमें बाज़ जो आम शहरी भी होते हैं वो भी हलाक हो जाते हैं और इसी वजह से जनरल टिक्का खान को बुचर ऑफ ईस्ट के नाम से पुकारा जाता है। बुचर ऑफ ईस्ट, BUTCHER, बुचर ऑफ ईस्ट, यानी कि कसाब के नाम से, मशरकी पाकिस्तान के कसाब के नाम से पुकारा जाता है कि बहुत सारे लोगों को, बंगालियों को मारते हैं, कत्लेआम कर देते हैं हजारों की तादाद में, और अमन करने के लिए इसलिए इनको बुचर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं इंतशार पसंद, लड़की पसंद, वो भाग कर इंडिया चले जाते हैं, जहां से 50,000 गोरिल्ला जो है वो मक्ती बानी एक फोर्स बनाकर फिर वापस आते हैं। 50,000 गोरिल्ला। और इस फौज का नाम होता है जी मक्ती बहनी, मक्ती बहनी। इनको ट्रेनिंग कौन देता है? इनको इंडिया ट्रेनिंग देता है जी। और ट्रेनिंग देके, असला और बारूद देके इनको वापस सरहद के जरिए भेजा जाता है मशरकी पाकिस्तान, जहां पे ये जाके पाकिस्तानी फौजों पर हमला करते हैं, लोगों पर हमला करते हैं, मुल्क में दोबारा इंतशार फैलाते हैं।
और जो इंदिरा गांधी होती है वजीर आजम ऑफ इंडिया, वो यूरोप का अमेरिका का दौरा करती है। जो अमेरिका के सदर होते हैं निक्सन, उनसे भी मिलती है, उनके वजीर खारजा से, और इसी तरह रशिया का दौरा करती है। जब ये 3-4 मुल्कों में फिर के आ जाती है, तो फिर आते साथ ही नवंबर में ये जंग शुरू हो जाती है, जंग छेड़ देती है, मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाता है 21 नवंबर 1971 को जी। इक्कीस नवंबर 1971 को इंडिया हमला कर देता है मशरकी पाकिस्तान पर। जब इंडिया हमला कर देता है तो ये वो जंग है जो पाकिस्तान हारता है असूली तौर पे। क्यों कि एक तो नो फ्लाई जोन होते हैं, हमारी जो परवाजें हैं, हमारे जो फौजी पायलट हैं वो उधर इंडिया का रूट नहीं यूज कर सकते, नो फ्लाई जोन होता है। इसी वजह से हमारे फौजी उधर नहीं पहुंच सकते, हमारी जो एयर फोर्स है वहां नहीं पहुंचती। और जो इंडियन एयर फोर्स है ये ढाका में हमारे चंद जहाज होते हैं, उनको ये फौरन ही तबाह कर देती है, और जो फजाई हमारा जो एयर फोर्स है वो बिल्कुल बैठ जाती है। इसके अलावा जो गुरिल्ला फौज होती है बंगालियों की मक्ती बानी, वो भी पाकिस्तानी फौजों पर हमला कर देते हैं। जब अपने ही आप पर हमला कर जाएं तो फिर बचने के चांसेस नहीं होते। जब गैर करे, गैर को तो बंदा संभाल लेता है या ज़हन में रखता है कि ये मेरे दुश्मन है, लेकिन जब आपके दुश्मन आपके अपने ही हो तो फिर आपको अपने और पराये की पहचान नहीं होती। तो सेम यही हुआ कि बंगाली जो थे उन्होंने पाकिस्तानी फौजों का नुकसान करना शुरू कर दिया, और जो बंगाली फौजी थे उन्होंने हथियार डाल दिए, वो अलग हो गए। इसी तरह पाकिस्तान को 1971 की जंग में शिकस्त हुई, और सलामती कौंसिल में अमेरिका ने करारदाद पेश की 7 दिसंबर 1971 को, याद रखें 7 दिसंबर, क्योंकि 21 नवंबर को जंग शुरू हुई थी। जंग रोकने के लिए अमेरिका करारदाद पेश करता है यूएनओ में, सलामती कौंसिल में, तो वो करारदाद वीटो कर देते हैं रशिया, रूस वो इसको वीटो कर देते हैं, वो जंग फिर भी लगी रहती है, क्योंकि उनका प्लानिंग होती है कि जब तक पूरा कैप्चर ना हो जाए बांग्लादेश, तब तक जंग नहीं रोकनी। इसी तरह जो दूसरे मुल्क होते हैं नॉर्वे और स्वीडन वगैरह, वो भी बाद में गालबन 11 दिसंबर को वो करारदाद पेश करते हैं, उसको फिर वीटो कर दिया जाता है। और हमारे जो वजीर खारजा होते हैं जुल्फिकार भुट्टो, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो अपने दौरे पे रजा शाह पहलवी की बहन की शादी में चले जाते हैं, और बजाय जनरल असेंबली यानी कि यूएनओ में जाने की बजाय। इसी तरह ये मामला चलते रहते हैं, और लास्ट में जो 21 दिसंबर है तब ये जंग बंदी की फिर जो है एक करारदाद पेश की जाती है, और आखिरकार उसको भी भुट्टो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि हम लड़ेंगे चाहे हमें 1000 साल तक लड़ना पड़े। वो ऐसा वक्त होता है कि जब रशिया खुद करारदाद पेश करता है रूस, लेकिन पाकिस्तानी वजीर खारजा यानी कि भुट्टो जो उसको नहीं तस्लीम करते। और आखिरकार में क्या होता है कि पाकिस्तानी फौजों को हथियार डालने पड़ जाते हैं, और याहिया खान जो है वो हुक्म देते हैं पाकिस्तानी फौजों को कि आप हथियार डाल दें। और जनरल न्याजी, आपने सुना होगा जनरल न्याजी बड़ा मशहूर है, उन्होंने हथियार डाले थे इंडियन फौजों के आगे, और 90,000 हमारे जो फौजी थे वो कैद हो गए थे इंडिया के अंदर। और इस तरह इंडिया ने बांग्लादेश को, और एक चीज याद रखें कि इंडिया ने 7 दिसंबर को ही बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया था। उसने आजाद यानी कि उसकी जो लीडरशिप थी जो कि अपने मुल्क से बाहर थी, उसको तस्लीम कर लिया था, और बांग्लादेश को भी, और दूसरे मुल्कों ने भी। इसके अलावा बांग्लादेश ने यूएनओ में भी रुकनीयत साजी के लिए अपनी दरख्वास्त जमा करवा दी थी। और इसके बाद जब पाकिस्तानी फौजी हथियार डाल देती हैं तो बांग्लादेश को आज़ाद हसीयत में तस्लीम कर लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश को तस्लीम नहीं करता। ये 1974 में 1974 में जाके पाकिस्तान बांग्लादेश को तस्लीम करता है, उससे पहले बांग्लादेश को तस्लीम
नहीं किया जाता, उसको मशरकी पाकिस्तान ही समझा जाता है। ये थी आज का लेक्चर, आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अब क्लियर समझ आ गई होगी कि पूरे इसकी बैकग्राउंड थी कि किस तरह मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ। एक चीज याद रखें कि मशरकी पाकिस्तान कब अलग हुआ था, यानी कि बांग्लादेश कब बना था, 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर मशरकी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को बना था। जी ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। सर करारदाद को कौन वीटो कर देता है? जी रशिया जी, रूस।